हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टार्ट कर रहे हैं 11th का यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये चैप्टर नीट या फिर बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स को छोड़ते हुए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि इस यूनिट में हम अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। हमारे बॉडी ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, कौन से फूड, कौन से केमिकल्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी ऑर्गन्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह से बॉडी ऑर्गन उसका यूज़ करता है। तो सिंपली ये हमारे खुद के बॉडी के बारे में ये चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास 11th का यूनिट 5 का चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन चैप्टर से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन चैप्टर फूड से रिलेटेड है, मतलब फूड हम जिंदा रहने के लिए बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम कर सके, उसके लिए हमें उन्हें एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलता है। तो हम ये समझेंगे सिंपली कि हम सिंपली फूड तो खा ले रहे हैं, बट वो फूड बॉडी में जाने के बाद किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, इसका सारा प्रोसेस और सारा मैकेनिज्म को समझेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मुझे आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें बतानी होंगी। आई हैव टू टेल यू सम informative things, some very important points. So देखिए, digestion and absorption. First of all we will talk about what means digestion, right? देखिए, digestion का simply meaning होता है breakdown, बट ब्रेकडाउन किस चीज़ का? ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है ऑब्वियसली। तो आप ऑब्वियसली इसका मीनिंग निकाल पा रहे होंगे कि ब्रेकडाउन को आप जब देखेंगे तो ब्रेकडाउन दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। ठीक, फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज में चेंज लाना, और केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है जिस केमिकल से वो बना है उस केमिकल में कोई चेंज आना। आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसे मैं तोड़ दूँ तो ये दो छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, या फिर मैं इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दूँ तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करें तो अगर मैं इसे जला दूँ तो ये इसका जो केमिकल है ये चेंज हो जाएगा। ये अभी प्लास्टिक का बना होगा, जल के हो सकता है राख बन जाए, तो केमिकली ये चेंज हो जाएगा। तो डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम लोग मोस्टली इसके केमिकल ब्रेकडाउन की बात करते हैं। वैसे फिजिकल ब्रेकडाउन भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो ये टाइम लेता है वो केमिकल ब्रेकडाउन में लेता है। अब डाइजेशन के डेफिनेशन को समझते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ complex unutilizable food into simpler and utilizable or usable or soluble फॉर्म। इसको आप समझिए, हम जो फूड खाते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में बॉडी उनका यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे हम चावल खा रहे हैं, मान लो रोटी खा रहे हैं, तो चावल या रोटी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एज ए न्यूट्रिएंट। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट का बॉडी यूज़ नहीं कर सकता। उसी तरह से हम दाल खा रहे हैं, मान लो अंडा खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, तो उसमें जो प्रोटीन है बॉडी प्रोटीन का यूज़ डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं कर सकता है। आप उसको ऐसे समझिए, ये जो हमारा घर बना हुआ है, जो आपका घर बना हुआ है, जो भी सबका घर जो बना हुआ है, वो सबसे पहले हमें ईंट की ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, और ब्रिक्स बनता है सॉइल से, मिट्टी से। तो आप बताइए ब्रिक्स का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? सॉइल, मिट्टी। लेकिन मिट्टी का यूज सीधा घर बनाने के लिए नहीं कर सकते, तो इसके फॉर्म में हम चेंजेस लाते हैं। ठीक उसी तरह से डाइजेशन प्रोसेस में जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, उसका यूजेबल फॉर्म में, मतलब
ऐसा फॉर्म जिसका यूज किया जा सके उसमें उसका कन्वर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन से फूड है जिनका कन्वर्जन हो रहा है और वो कौन से फूड है जिनका बॉडी उसको कन्वर्ट करके अपने यूज के लायक बनाता है। कुछ और एग्जांपल्स आप लीजिए, पहले मैं आपको बताता हूं। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स जिनका डाइजेशन होने वाला है। उससे पहले आप यही समझ लीजिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, फूड में। ठीक है, फूड हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, खाना क्यों खा रहे हैं, तो सिंपली आपके मन में उसका आंसर आएगा कि हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना खा रहे हैं। और जिंदा कैसे रहेंगे, तो बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम हैं, उनको परफेक्टली रेगुलर मैनर में काम करने के लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी मिलता है फूड से। आप खुद ज़रा इमेजिन करिए, आपके घर में जो भी फ़ैन चल रहा है, क्या हो अगर उसका एनर्जी सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट ऑफ कर दिया जाए तो वो बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बॉडी चलता रहे, काम करता रहे, इसके लिए इसको हमेशा 24 घंटे एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम इसे वो एनर्जी फूड के फॉर्म में देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल कहीं आ रहा हो कि 24 घंटे हम खाना तो नहीं खाते, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं वो अगले कुछ घंटे के लिए बॉडी उसको रिजर्व कर लेता है, इवन कई दिनों तक उसको रिजर्व कर लेता है। इसीलिए हमें हर सेकंड मिनट खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी 24 घंटे एनर्जी तो निकाल रहा है, लेकिन अपने रिजर्व फूड से वो एनर्जी निकाल रहा है। मतलब बॉडी में एनर्जी सप्लाई 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता है, तभी वो काम कर सकता है। एनर्जी सप्लाई को बंद नहीं करना और वो एनर्जी हमको मिलता है फूड से। बट सवाल ये है कि क्या एनर्जी मिलने से काम चल जाएगा। आप यूँ समझिए, मान लीजिए आपके घर में जो फ़ैन चल रहा है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फ़ैन बड़े मज़े से चल रहा है, लेकिन हो सकता है फ़ैन में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फ़ैन में आवाज़ आ रहा हो। कई बार फ़ैन में गजब का आवाज़ आता है, डर लग जाता है, इतना ज़्यादा शोर करता है फ़ैन। तो उसके ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसका ग्रीसिंग करते हैं, मतलब आप तेल डाल देते हैं। तेल से क्या होता है, उसका जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो कम हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और उसको ठीक से चलने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए हमने किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है। बात समझ रहे हैं? तो उसी तरह से बॉडी में एनर्जी के अलावा और भी दूसरे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसी को समझने के लिए हम पहले छोटा सा एक बेसिक चीज़ सीख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को है और उनमें से भाई कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा काम करने के लिए। तो जो हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद आता है फैट्स। देखिए इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है बॉडी को। इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, मतलब बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इनके बिना बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता है। इनके अलावा कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। इनकी ज़रूरत भी बॉडी को है, लेकिन कम अमाउंट में है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये का प्रोटीन और फैट्स, ये अभी जिस फॉर्म में है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसे मैंने पहले बताया, और बॉडी इनको इसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकता है, तो इनका कन्वर्जन होगा, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज करेगा बॉडी इनको। देखिए तो कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेशन के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में, और फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, या यूं कहिए ग्लिसरॉल में। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज क्या है, बॉडी इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता, बॉडी इसका इस्तेमाल क्यों करेगा और कैसे करेगा। आप इमेजिन करिए आपके पास पैसे के रूप में पॉकेट में चेक है, मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ का चेक है आपके पॉकेट में। आप चेक को मार्केट में लेके जाते हैं और दुकान वाले को देते हैं। आप खरीदते हैं 200 रुपये का कुछ सामान, किराने दुकान से खरीदते हैं, और आप उसको चेक देते हैं, बोलते हैं कि भाई चेक जाके तू भजा लेना, बैंक जाके पैसे तू चेक से ले ले। आप मुझे बताएं वो किसी हाल में आपका चेक लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? चेक, पैसा तो है उसमें, पैसे हैं भाई, लेकिन वो नहीं ले सकता। उसको मारिए गोली, आपके पास 2000 रुपये का नोट है, मान लीजिए आप 5 या 10 रुपये का चॉकलेट किसी दुकान से खरीदते हैं, क्या दुकान वाला 2000 रुपये का नोट रख लेगा? नहीं रख सकता ना। क्यों? क्योंकि पैसा तो है, क्योंकि पैसा बड़ा है,
छोटे काम के लिए वो पैसा नहीं है, इसीलिए तो पैसे के अलग अलग रूप बनाए गए हैं। खुले पैसे, छोटे मोटे पैसे इसीलिए तो बनाए गए हैं कि हम छोटे मोटे काम में उसका यूज़ कर सके, बड़े नोट का यूज़ बड़े काम में करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो पैसा वो भी है, लेकिन बड़े छोटे काम में उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो यूजेबल नहीं है। ठीक उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना तो ग्लूकोज से ही है। जैसे मान लीजिए 2000 रुपये का जो नोट है वो 20-100 रुपये के नोट को मिला करके बना है, और 100 रुपये का नोट जो है वो 10 रुपये के नोट को मिला करके बना हुआ है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए। मान लीजिए ये है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, सपोज करिएगा, और बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब बॉडी क्या करता है ना, बॉडी मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, कार्बोहाइड्रेट यानी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी इन सब को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, सबको अलग अलग कर देगा, सिंगल फॉर्म में बना देगा। अब ये सब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अब देखिए, अब बॉडी आसानी से यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जब मन करेगा उसको यूज कर लेगा। करेंसी बन गया इसका, ये है ना, जब मन करेगा तब उसका यूज कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरह से ठीक प्रोटीन भी है, इसी तरह से मान लीजिए ये प्रोटीन है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिला करके कंबाइन होकर के बना है प्रोटीन, फैटी एसिड का भी वही हाल है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ओवरव्यू है, बहुत ही प्रैक्टिकल आपको डेफिनेशन दिया है समझने का। ऐसा ही होता है बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के फॉर्मेशन में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है, माउथ से स्टार्ट होता है, समझिए, स्टमक है, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और इसके साथ हेल्प करने के लिए लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है, इवन टीथ है, टंग है, बहुत सारी चीज़ें केवल एक काम को करने के लिए, इन न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो डाइजेशन के बाद मतलब बॉडी में जब फूड का ब्रेकडाउन हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को फिर बॉडी के अलग अलग टिश्यूज को ट्रांसफर करा जाएगा, क्योंकि बॉडी इनका इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले बॉडी को किसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड होना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये जब तक ये फूड को कन्वर्ट करके दूसरे टिश्यूज को नहीं देगा बॉडी काम नहीं कर सकते। तो ये, और इनका कन्वर्जन जरूरी नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ये पहले से ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, जिनकी ज़रूरत बॉडी को ज़्यादा है, और इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनको बॉडी की ज़रूरत, इनकी बॉडी को ज़रूरत बहुत कम है। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है, फूड में। और आपको मैं एक बात बताऊँ, पहले के टाइम पे हम जो खाना खाया करते थे, मतलब पहले का टाइम का मतलब आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले, हमारे पूर्वज देखिए, उनको हम लोग आज मानते हैं कि पहले के लोग, पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उनका जो भी तरीका था, मतलब जो भी लाइफ स्टाइल था उनका, वो बिल्कुल वैज्ञानिक था। उन्होंने खाने में, आपने कभी सोचा क्या आप जो खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी, ये क्यों बना गया, और ये आपको किसने बताया? किसी ने नहीं, बस आप खाते चले जाते हैं। यानी कि ये हैबिट काफ़ी पहले से चलती आ रही है, ये परंपरा बन चुकी है जिसको हम फॉलो करते हैं, और न जाने डेली बेसिस पे हम कितनी सारी परंपराओं को मानते हैं। और उसमें से पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि बहुत सारी परंपराएं वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक का मतलब उसके पीछे क्यों ना कोई साइंस है। तो इसी तरह से आप ज़रा सोचिए, पहले के टाइम पे आप अपने मम्मी पापा से ज़रूर पूछिएगा कि सुबह उठते, मतलब सुबह जो लोग फ्रेश होते थे तो नाश्ता सिस्टम बहुत कम हुआ करता था, लोग चावल दाल सब्जी खाते थे। तो चावल दाल सब्जी खाने का ट्रेंड क्या है, देखिए, चावल में मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दाल में मिल जाएगा प्रोटीन, और सब्जी जो बनाते हैं तो सब्जी में विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको फैट। यानी कि दूसरी चीज़ों को ना खाया जाए, दूसरे खाना को ना खाएं अगर और इन फूड को खाएं, चावल दाल सब्जी रोटी, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, है कि नहीं है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेहतर खाना, बैलेंस डाइट, वो यही तो खाते हैं और जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनमें सारी चीज़ें हैं। मतलब मजबूरी में अगर बाकी खाना ना मिले तो हम इसको खा के जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए इसको ट्रेंड में मेन स्टेपल फूड में चावल दाल सब्जी को ऐड किया गया था, बिकॉज उन सब चीज़ों में, उन फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे समझते हैं। तो इसका ये डाइजेशन का मतलब हुआ
मैं आपको फिर से बताता हूँ, डाइजेशन इज द प्रोसेस और अ केमिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। अब बात यह है कि ये काम करेगा कौन? कोई भी चीज़ सेल्फ चेंज नहीं कर सकती जब तक थर्ड एनर्जी, थर्ड पार्टिकल या थर्ड एजेंट उसको कन्वर्ट ना करे। आप मुझे बताएं, आई ड्रू दिस लाइन, ठीक है, मैंने एक लाइन खींचा और इसको मुझे छोटा करना है। सो जब तक मैं इसे खुद से यहाँ पे इसको इरेज ना कर दो, ये छोटा नहीं हो सकता। मतलब मेरी ज़रूरत पड़े इस लाइन को छोटा होने के लिए, यानी एक दूसरे चीज़ की भी ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ को तोड़ने या जोड़ने के लिए। ठीक उसी तरह से इन फूड को उनके साधारण रूप में कौन कन्वर्ट करेगा? हु विल डू दिस? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर सर्टेन केमिकल्स विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंजाइम वो पाचक रस होते हैं जो इन फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये डाइजेशन आपने समझा। अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो इनका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। We'll talk about digestion. We have talked about digestion. In the human body, we have lots of organ system for the functioning of body and just to maintain the life. We have lots of organ system, means not lots of organ like 13-14 organ system. और उसमें से we have an organ system called digestive system. एक ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिस्टम वर्ड जब आता है तो ऑब्वियसली उसमें कई सारे पार्ट्स एक साथ मिलके काम करते हैं और उनके काम करने का पर्पस कोई एक ही होता है। तो जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में अवेलेबल हैं उनका पर्पस क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनसोल्युबल फूड को सोल्युबल फूड में कन्वर्ट करना है, या फिर जो फूड यूज़ के लायक नहीं है, अनयूजेबल फूड है, उनको यूजेबल फूड में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज द टारगेट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मतलब इस काम के लिए हमने किसको चुना? डाइजेस्टिव सिस्टम को चुना। हम क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अभी। ठीक है, दो पार्ट में किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे मैं आपको बताता हूं, पहले मुझे लिख लेने दीजिए। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक पार्ट का नाम रखा है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे पार्ट का नाम रखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऑन व्हाट बेसिस? देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक सिंगल ट्यूब है। एक ट्यूब का मतलब एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो शुरू माउथ से होता है और ख़त्म एनस पे होता है। अब यही ट्यूब आगे बढ़ते हुए स्टमक में कन्वर्ट, यहाँ से शुरू हुआ, स्टमक में कन्वर्ट होगा, फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, फिर एनस में। एक ही ट्यूब है। ठीक है, और ये जो है ये साइड से है, मतलब ये सपोर्ट में है, और ये जो है ये एक ही ट्यूब है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल मैं बहुत अभी छोटा बनाऊंगा, बाद में फ्रेश बना के आपको बताऊंगा। देखिए, तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, एक पाइप है, कहीं से कोई जॉइंट नहीं है। तो इतना पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोरगट। फोर का मतलब ही होता है आगे का पार्ट, और गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी पार्ट गट कहलाता है। और ये वाला जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिडगट। इसमें माउथ भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं मिडगट। थोड़ा और ऊपर लेना होगा, मिडगट। और इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो है ये आ जाएगा आपको हाइंड गट में। हाइंड का मतलब ये होता है पीछे वाला पार्ट। ठीक है, चलिए, तो फोरगट में क्या आ जाएगा? माउथ, फेरिंग्स, मिडगट में ईसोफेगस और हाइंड गट में स्टमक, इंटेस्टाइन।
एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये शुरू होता है, पहले इसके पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। माउथ, ईसोफेगस जिसको नॉर्मली आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, because it conducts food from the mouth to the stomach. Then we have the stomach, then we have the intestine, and for intestine, let me write here, intestine, we have two intestine, small intestine. It is also divided into jejunum and ileum. Then we have the large intestine. It is divided into ascending colon, transverse colon, descending colon, आगे का ऊपर लिख देता हूं, rectum, anal canal, and the last is anus। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे ओरल कैविटी के भीतर प्रेजेंट होता है, लिवर, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, और गॉल ब्लैडर। डाइजेस्टिव ग्लैंड तो नहीं है लेकिन डाइजेशन से रिलेटेड है। सो ये आपका ओवरव्यू है पार्ट्स का। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट्स होते हैं, एक को एलिमेंट्री कैनाल कहा गया, दूसरे को डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स प्रेजेंट है इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, माउथ के बारे में, माउथ में और भी क्या चीज़ें होती हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।